तो आज हम लोग फर्स्ट सेशन एक थोड़ा सा सबसे पहले पहली क्लास में मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन सा देना चाहूंगा कि ये जो 12th का सिलेबस है ये क्या है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और हम उसके हिसाब से हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, दैट्स नाइस, वेरी गुड। तो ये हमारा फर्स्ट चीज है, क्लास 12 के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। जब मैं क्लास 12 की बात करूंगा तो देखिए आपका जो पोर्शन है क्लास 12 का सिलेबस वो 4 मेजर यूनिट्स में डिवाइडेड है। 4 मेजर यूनिट्स। एक है हमारी पार्टनरशिप अकाउंटिंग, दूसरी है हमारी कंपनी अकाउंट्स जिसमें हम शेयर्स और डिवेंचर्स लेते हैं, और थर्ड पोर्शन जो है इसका दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड जो हमारा फोर्थ यूनिट है दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 4 सेक्शंस हैं। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है, एक बार मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये जो चारों यूनिट्स अपने आप में इंडिपेंडेंट है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग का बाकी तीनों से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। देन ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ, इसका भी बाकी तीनों से कोई रिलेशन नहीं, लेकिन कुछ हद तक टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए। कंपनी अकाउंट्स और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ने के बाद में अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं तो आप उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। अगर आपने कंपनी अकाउंट्स पढ़ा फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कुछ लोग क्या करते हैं स्कूल में कि दे स्टार्ट विद कंपनी अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स करा देते हैं, फिर उसके बाद वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाते हैं। और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों जल्दी पढ़ाना चाहते हैं स्कूल में, क्योंकि जो आप प्रोजेक्ट बनाते हो क्लास 12th में वो पूरा इस यूनिट पे बेस्ड है, इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये कंपनी अकाउंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एक फायदा है। लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इसलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस से कि वो प्रोजेक्ट जल्दी दे सके, फिर वो जल्दी बच्चों को समझ में आ जाए एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसलिए वो कंपनी अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। ये अब रही बात इन दोनों यूनिट्स की, अब हम बात करते हैं इन दोनों की। ये जो 2 यूनिट्स हैं हमारे, जिनको हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों टॉपिक क्लास 11 से जुड़े हुए। अगर क्लास 11 के बाद बच्चे को एनपीओ पढ़ाया जाए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट में हम एनपीओ कहते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हम अगर ये एनपीओ पढ़ाते हैं तो बच्चे जल्दी समझ पाते हैं, क्योंकि वो फाइनल अकाउंट जो आपने 11 में पढ़ा उससे जुड़ा हुआ है। और अगर हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ाते हैं तो भी बच्चे समझ पाते हैं। पार्टनरशिप अकाउंटिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपके 11 से काफी कुछ कनेक्टेड है। ठीक है, ये तो इसलिए कुछ लोग एनपीओ या पार्टनरशिप अकाउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। तीसरी चीज क्या था कि लास्ट 2 सालों से जब से कोरोना वाला मैटर आया है, तब से बड़ी अनसर्टेनिटी रहती है कि सीबीएसई कुछ सिलेबस कम कर देगी। एक बार बहुत तेज हवा थी कि भाई सिलेबस कम कर रही है तो एनपीओ पूरा अलग है। एनपीओ का जैसे छोटा सा यूनिट है, इसका जो वेटेज है वो 10 मार्क का है, और ये अपने आप में बिल्कुल अलग है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि भाई एनपीओ हो सकता है सीबीएसई हटा ही दे पूरा, तो इसलिए एनपीओ से कुछ लोग घबरा रहे, भाई ऐसे पहले स्टार्ट नहीं करें यहाँ पर। तो अभी जो मैंने देखा है उसके अंदर जो आप लोगों को मैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग का दूसरा एडवांटेज ये है कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो है 11 से जुड़ी हुई है, एक बात। दूसरी चीज, इन चारों टॉपिक्स में अगर डिफिकल्टी आती है बच्चों को समझने में सबसे ज्यादा, तो वो आती है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। इसका कोर्स थोड़ा सा बड़ा है, टाइम लेता है, इसमें प्रैक्टिस लगती है बच्चों को। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और ये तो इजी, कंपनी अकाउंट्स इज नॉट दैट टफ, ये बहुत टफ नहीं है। और इसके अंदर सीबीएसई ने तो लास्ट ईयर कुछ टॉपिक्स एकदम हटा दिए थे, डिवेंचर्स वगैरह काफी कम कर दिया था कोरोना में। इस साल जो भी बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए नॉट फॉर प्रॉफिट में कोई बहुत ज्यादा कम नहीं किया था उन्होंने। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग की खास बात सबसे बड़ी ये है कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग को प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है। तो कुछ स्कूल्स पार्टनरशिप अकाउंटिंग इसलिए स्टार्ट करते हैं कि जब ये फर्स्ट टर्म में पूछा जाएगा तो बच्चे फर्स्ट टर्म में पढ़ेंगे, फिर हाफ ईयरली में भी पूछा जा सकता है क्योंकि पहले हो चुका है, तो इनको बच्चों को बार बार इसको रिवाइज करने का टाइम मिल जाता है। और पार्टनरशिप अकाउंटिंग थोड़ा सा रिवीजन मांगती भी है, ठीक है, मांगती भी है। तो ये एक इसका एडवांटेज। एनपीओ पहले कराया जा सकता है, लेकिन एनपीओ बच्चे भूल जाते हैं, तो वो भी एक है, लेकिन ठीक है, वैसे ये भी कराया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं।
तो ये हमारे पास 4 यूनिट्स है। इसके अंदर मैं जो हूँ आपके सामने अभी पार्टनरशिप अकाउंटिंग यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, और रीजन उसका हमारे साथ मेरा सीधा सा कैलकुलेशन ये है कि हम उसको जल्दी जल्दी कर सकेंगे, और उससे ये एडवांटेज आपको रहेगा कि आपको रिवीजन के लिए और डाउट्स के लिए काफी टाइम मिल जाएगा जब तक कि आपका बाकी का पोर्शन होगा, और आप जल्दी उसको समझ भी पाओगे, आपको लगेगा। दूसरी चीज, जैसे पारुल के केस के अंदर एफएसए हो रहा है, तो एफएसए पारुल मैं तुमको अलग से समझा दूंगा, तुम उसके लिए मैं बात करके हैंडल। पहल तुम्हारे यहाँ अभी तो स्टार्ट हुआ नहीं है ना, रिदम क्या पार्टनरशिप चली रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम समझते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग है क्या, और ये इसके अंदर हाउ इट गोज अबाउट इट। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब हम अकाउंटिंग साइकिल, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग साइकिल की हम बात करते हैं, तो आपने पढ़ा हुआ 11 में कि सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं या फिर सब्सिडी बुक्स बनाते हैं। अगर बिजनेस छोटा है तो सब्सिडी बुक्स बनाइए, बड़ा बिजनेस है तो सब्सिडी, जब बिजनेस छोटा है तो जर्नल बनाइए, और बिजनेस बड़ा है तो सब्सिडी बुक्स बनाइए। फिर हम परचेज बुक अलग बनाएंगे, सेल्स बुक अलग बनाएंगे, परचेज रिटर्न्स बुक अलग बनाएंगे, सेल्स रिटर्न्स बुक अलग बनाएंगे, कैश बुक अलग बनाएंगे, ऐसा। फिर जर्नल बनाने के बाद हम जर्नल को लेजर में पोस्ट करते हैं। जर्नल को लेजर में पोस्टिंग होती है। लेजर के अंदर हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं सबका, जिसको हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। लेजर में पोस्टिंग को क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। और जब लेजर हम बना लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। समराइजेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, समराइजेशन कहा जाता है उसको, कि पूरे साल भर के ट्रांजैक्शन को हम समराइज करते हैं और फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स बनाने का पर्पस ये है कि हम बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन निकालते हैं। ये आपने 11 में पढ़ा हुआ। तो हमने क्या देखा, हमने पूरा साइकिल देखा हुआ, जर्नल, फिर लेजर, फिर समराइजेशन, ये चीज हम देख चुके हैं। अभी मैंने आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस लिया है हरिराम का, एक हाइपोथेटिकल पर्सन, ठीक है, हाइपोथेटिकल बैलेंस शीट एक ली, और ये इस सॉरी ट्रायल बैलेंस लिया। इस ट्रायल बैलेंस में नया कुछ भी नहीं है। ये ट्रायल बैलेंस सिंपल जैसे कोई नॉर्मल ट्रायल बैलेंस होता है, ये वैसा ही ट्रायल बैलेंस है। इस ट्रायल बैलेंस के अंदर खास बात क्या है, जैसे सभी आइटम्स है इसके अंदर, इसमें नया तो मैंने कुछ डाला नहीं है। इसके अंदर आप देखिए ड्राइंग्स है, ओपनिंग स्टॉक है, कैरेज इनवर्स है, रेंट है, परचेजेस है, डेटर्स है, गुडविल है, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस। और अगर मैं लायबिलिटी क्रेडिट साइड देखूं, तो क्रेडिट साइड में हमारे पास रिटर्न्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैपिटल है, सब। तो ये हमारा दोनों साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, दोनों साइड का टोटल बराबर है। और फिर मैंने लास्ट में आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, ये क्लोजिंग स्टॉक है। ट्रायल बैलेंस में नया कुछ भी नहीं है, जैसा नॉर्मल ट्रायल बैलेंस होता है ये वही। कोई दिक्कत आए फिर भी आप पूछिए इसमें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम मैं ये देखने बताना डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो आपने 11th में जो किया वो क्या किया, ये ट्रायल बैलेंस। इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आप क्या करते हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो और बैलेंस शीट बनाते हो। आपकी जो इस केस के अंदर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनेगी वो ऐसी ही बनेगी। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेजेस में से परचेज रिटर्न्स माइनस, कैरेज वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न्स माइनस, क्लोजिंग स्टॉक। फिर ये जो टोटल आ गया क्रेडिट साइड का, इसमें से डेबिट साइड का टोटल घटाया, और जो बैलेंस डिफरेंस है वो आपके ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। फिर आपकी जो दूसरी इनकम है, अदर इनकम, उसको आप इधर दिखाओगे, और फिर यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाएंगे, और फिर आपका ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फिर हमने क्या देखा, ये जो नेट प्रॉफिट है, ये जो हमारा नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये कैपिटल में ऐड कर देते हैं, तो कैपिटल प्लस में प्रॉफिट ऐड हो गया। इसमें से ड्रॉइंग्स हम लेस कर देंगे, तो ये हमारा कैपिटल आ गया। फिर दूसरी लायबिलिटीज हमने लिख दी, और फिर इधर हमने सारी एसेट्स लिख दी, और हमारे बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड का एसेट्स और लायबिलिटीज का बराबर आ जाएगा। तो बिल्कुल जैसे नॉर्मल हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाते हैं, बिल्कुल ये वही चीज है। इसके अंदर किसी को कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है? क्लियर है ये बात? ठीक है। यस सर। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लीजिए ये ट्रायल बैलेंस के अंदर एक खास बात ये है, आपने अभी तक जो बनाई है इसके अंदर कैपिटल एक ही है। एक ही कैपिटल क्यों है? क्योंकि ये हरिराम की ट्रायल बैलेंस, हरिराम का ट्रायल मतलब ये मैं सोल ट्रेड बिजनेस की बात कर रहा हूँ। सोल ट्रेड बिजनेस, इसके अंदर एक ही ओनर होता है। आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप, तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप है। इसके अंदर एक ही प्रोप्राइटर,
इसके अंदर एक ही प्रोपराइटर है, और एक ही प्रोपराइटर है तो एक ही कैपिटल होगी, एक ही कैपिटल होगी और एक ही ड्राइंग्स होगी। नेचुरली एक ही बंदा है जो कैपिटल लगा रहा है और एक ही बंदा है जो पैसा निकाल रहा है, तो ड्राइंग्स और कैपिटल एक ही होगी। बाकी तो एसेट्स लायबिलिटीज जैसे होती है वैसी होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैपिटल एक होगी, ड्राइंग एक होगी, क्योंकि एक ही है, सोल प्रोपराइटर। अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मान लीजिए ये पार्टनरशिप है, इसमें कौन लोग हैं? इसमें दो लोग हैं, एक हरिराम है और एक सीताराम, दो लोग हैं। जब दो लोग हैं तो दो कैपिटल होगी, हरिराम की कैपिटल अलग होगी, सीताराम की कैपिटल अलग होगी, और उस हिसाब से ड्राइंग्स भी अलग अलग होगी। यहां पर आपको ये समझना है कि बाकी और कोई फर्क नहीं होगा पार्टनरशिप में। ऐसा आप ये नहीं कह सकते ओपनिंग स्टॉक भी दो दो होगा, मशीनरी भी दो दो होगी, है ना, खर्चे भी डबल होंगे, ऐसा थोड़ी होता है। ये खर्चे किसके, एसेट किसकी, फर्म की है, बिजनेस की है, और इसी ढंग से जो फर्म लायबिलिटीज है वो किसकी है, बिजनेस की है। तो बाकी सारी चीजें तो एक ही एक रहेंगी, चाहे वो सोल प्रोपराइटर हो चाहे पार्टनरशिप। लेकिन अगर पार्टनरशिप और सोल प्रोपराइटर में डिफरेंस देखेंगे ट्रायल बैलेंस में, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस ये है कि सोल ट्रायल पार्टनरशिप के अंदर दो कैपिटल आएगी और ड्राइंग्स भी दो आएगी, बाकी चीजें सब सेम रहेगी, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। तो ये सारी एसेट्स लायबिलिटीज किसकी है, फर्म की है, बिजनेस की है, पैसा लगाने वाले दो लोग हैं। अब आप ये नहीं कह सकते, यहाँ पे देखिए जो डाउट्स आते हैं बच्चों में उसके समझाने की कोशिश करो। अब हरिराम ने 10,000 लगाए और सीताराम ने 5,000 लगाए। अब आप ये थोड़ी कह सकते हो कि इस 10,000 रुपए में से हमने क्या खरीदा, हमने साहब परचेजेस किया होगा। 5,000 में से ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम कि 10,000 में से क्या खरीदा, 5,000 में से क्या खरीदा। ये तो फर्म का है, ये फर्म की एसेट्स हैं, फर्म की लायबिलिटीज हैं। बस दो पार्टनर है तो दो कैपिटल होगी और दो ड्राइंग्स होगी, बस इतना सा, बाकी सब कुछ से ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक भी वैसे का वैसा रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक भी सब से। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है किसी को, क्लियर है? पार्टनरशिप में और सोल प्रोपराइटरशिप में बस कैपिटल और ड्राइंग्स बढ़ जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? यस सर। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जब बाकी सब चीजें सेम है तो हमारा जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा सोल ट्रेड में बनता है। एक पार्टनरशिप फर्म ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट वैसे ही बनाएगी जैसे एक सोल ट्रेडर फर्म बनाती है, कोई डिफरेंस नहीं। फर्क कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट में क्या फर्क आएगा? बैलेंस शीट में सिर्फ इतना फर्क आएगा कि जो कैपिटल साइड है हमारी, ये जो हमारी कैपिटल की साइड है, इस कैपिटल की साइड में हरिराम की कैपिटल अलग आएगी और सीताराम की कैपिटल अलग आएगी। और जो प्रॉफिट है हमारा, ये जो नेट प्रॉफिट है, ये दोनों में बटेगा, दोनों की कैपिटल में अलग अलग ऐड होगा। अगर इनका अनुपात, इनका प्रॉफिट बांटने का रेशियो इक्वल है, मतलब दोनों पार्टनर्स 1:1 में प्रॉफिट बांटते हैं बराबर बराबर, मैंने ऐसा माना है, तो ये जो हमारा प्रॉफिट है जो 12,000 रुपए का है, इस प्रॉफिट में से 6,000 रुपए हम हरिराम को देंगे, 6,000 रुपए हम सीताराम को देंगे। और हरिराम की कैपिटल में वो हरिराम का प्रॉफिट जुड़ जाएगा, सीताराम की कैपिटल में सीताराम का जुड़ जाएगा। हरिराम की कैपिटल में से हरिराम की ड्राइंग घट जाएगी, सीताराम की कैपिटल में से सीताराम की ड्राइंग घट जाएगी। बाकी तो कुछ चेंज ही नहीं है, बाकी तो बैलेंस शीट बिल्कुल सेम, बाकी बैलेंस शीट में तो कोई एसेट में फर्क ही नहीं आएगा, बाकी लायबिलिटीज में भी फर्क नहीं आएगा, और बाकी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में फर्क होगा तो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होगा कि दोनों की कैपिटल अलग अलग लिखी जाएगी, दोनों की कैपिटल में ड्राइंग्स जितनी, जिसकी जो ड्राइंग है वो माइनस होगी, और जो प्रॉफिट है वो सारे पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, बस ये। बाकी कुछ भी फर्क नहीं आएगा, कुछ भी फर्क नहीं आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट जैसे बनता है वैसे बनेगा, प्रॉफिट लॉस जैसे बनता है वैसे बनेगा, और बैलेंस शीट बाकी जैसे बनती है वैसे बनेगी, बस ये फर्क है। अब बताइए यहाँ पे कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पर ये जो बैलेंस शीट में फर्क आएगा, मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, इस फर्क को आप समझिए थोड़ा सा। ये हरिराम की कैपिटल है और उसका हिसाब किताब है,
ये सीताराम की कैपिटल और उसका हिसाब किताब, ये हरिराम की कैपिटल हो गई, ये सीताराम की, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। हरिराम का प्रॉफिट हरिराम की कैपिटल में ऐड हुआ, सीताराम का प्रॉफिट सीताराम में, मतलब प्रॉफिट जहां पर एक कैपिटल में ऐड करते थे आप 11, अब वही प्रॉफिट 2 कैपिटल में ऐड होगा। किस रेशियो में ऐड होगा? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? क्वेश्चन में दिया होगा। अगर पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन है तो उसमें वो बताएंगे कि लाभ वो कैसे बांटते हैं। लाभ बांटने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वो इक्वली बांट सकते हैं, 1:1 में बांट सकते हैं, है ना। ये दोनों पार्टनर जो है बराबर बराबर बांट सकते हैं 1:1। वो 2:1 में बांट सकते हैं। भाई 2/3 हिस्सा एक को दे दो, 66% एक को दे दो, 33% एक को दे दो। 1:1 में 50-50 बांट गया। वो 3:1 कर सकते हैं। भाई 71% 75% एक लेगा, 25% एक लेगा। वो 3:2 में कर सकते हैं। 60% एक लेगा, 40% एक लेगा। इस ढंग से तो प्रॉफिट बांटने के अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये बात है 6,000 रुपए, वही 6,000 रुपए, और ये ड्राइंग्स इतनी, ये चीजें हो गई। तो जिसकी जितनी ड्राइंग है और एक ही कैपिटल आगे, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। तो ये चीज, आगे चलते हैं। अब क्या होता है, जो लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग करते हैं उनको लगता है कि अगर यहाँ तो 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, अगर 3 हुए तो क्या होगा, 3 हुए तो और बढ़ जाएगा। तो ये सब जो चीजें हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं ना, जोड़ना घटाना, ये पार्टनरशिप में बहुत लंबा हो जाएगा। अगर जितने पार्टनर्स उतने पार्टनर्स के साथ करेंगे तो बैलेंस शीट बहुत लंबी हो जाएगी। उन्होंने कहा ये सब चीजें हटाओ। एक कैपिटल थी तब तक ठीक है, पार्टनरशिप में तो 4 पार्टनर है तो 4, तो इसको थोड़ा सा ठीक किया जाए। उसके लिए क्या किया उन्होंने, उसके लिए उन्होंने कहा कि हम एक काम करेंगे, जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके बीच में हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं। ये पार्टनरशिप में बनेगा, एक अलग से अकाउंट बनाएंगे। और इसका पर्पस क्या होगा? इसका पर्पस सिर्फ इतना होगा कि पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटने का काम करना है। इसके अंदर बांटने के लिए एक अलग अकाउंट बनाएंगे। और ये जो पार्टनरशिप फर्म में, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप फर्म में ट्रेडिंग अकाउंट तो बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता है, बैलेंस शीट भी बनती है, लेकिन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के अलावा एक और अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बीच में। और इस अकाउंट को हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के बीच में एक अलग अकाउंट बनेगा पार्टनरशिप फर्म में, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसका काम सिर्फ इतना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको पार्टनर्स में अप्रोप्रिएट करना, मतलब बांटना। ये सिर्फ इसके लिए काम होता है। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, हमको इसकी जरूरत सिर्फ और सिर्फ इसलिए पड़ती है कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बैलेंस शीट बहुत लंबी बने। क्योंकि ये 2 लोग हैं, 4 होंगे तो और, तो ये बैलेंस शीट बड़ी लंबी, इसके अंदर हर एक में जोड़ रहे हैं, हर एक में घटा, ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये छोटी बने बैलेंस शीट। भाई हमने अभी क्या देखा, हमने ये भी देखा कि जो प्रोसेस है फाइनल अकाउंट्स बनाने का, इसका नाम क्या है? इसका नाम है समराइजेशन। समराइज करना, समराइज माने निचोड़ कर रख देना, एक निष्कर्ष निकालना छोटा। और बड़ी लंबी बैलेंस शीट बनाएंगे तो कौन देखना पसंद करता है? मतलब हमको इतनी डिटेल थोड़ी चाहिए, कितने कितना निकाला क्या, आप तो बताओ कितनी कितनी कैपिटल चाहिएगी, तो डिटेल देख लेंगे अलग से। तो ये सब समराइजेशन को ध्यान में रखते हुए देखा गया कि बैलेंस शीट चूंकि इतनी लंबी होती जा रही है ना, ये सबका अलग अलग आएगा, और ये इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा। तो ये सब चीजों को हटाओ और एक ऐसा करो, एक अलग अकाउंट बना दो, उसके अंदर ये सब जोड़ना घटाना कर दो, और उस अकाउंट को हम कहते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक और अकाउंट बनता है एप्रोप्रिएशन के अलावा, उसकी बात में बाद में करूंगा। 2 अकाउंट बनते हैं बेसिकली। अभी हम एप्रोप्रिएशन की बात करें। ये P&L एप्रोप्रिएशन, और जैसा इसके नाम से ही लग रहा है,
इसका काम कितना है? अप्रोप्रिएट करना। अप्रोप्रिएट करना मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये है पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अब जैसे यहाँ पे देखिए आप बैलेंस शीट, यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट दी, इसमें 4 पार्टनर्स। अरे बाप, तो ये हरिराम, ये सीताराम, ये गोविंद, ये सीमा, 4 तो भैया लंबा, ये सब जोड़ना घटाना इतना लंबा सा काम हो गया, ये कितना टीडीएस वर्क है। हम चाहते हैं कि ये जोड़ने घटाने का देखिए, एक तो प्रॉफिट, 2 काम हो रहे हैं यहाँ पे। एक तो हम प्रॉफिट बांट रहे हैं 3-3 हजार रुपए, और दूसरा उनके कैपिटल में से ड्रॉइंग्स घट रही है और प्रॉफिट ऐड हो रहा है। तो ये जो हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, ये सिर्फ प्रॉफिट बांटने का काम करता है। इस अकाउंट का काम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बांटना है, 3-3 हजार रुपया। ये तो बड़ा सिंपल सा केस है, 4 पार्टनर्स है, 12,000 प्रॉफिट है, 3-3 हजार सबको दे दो। इतना आसान नहीं होता हमेशा प्रॉफिट बांटना। क्यों नहीं होता था? इसलिए नहीं होता कि एक पार्टनर कह सकता है मैंने पैसे ज्यादा लगाए तो मेरे को अब मेरी कैपिटल पर ब्याज मिलना चाहिए। एक पार्टनर कहता है मैं फर्म के लिए ज्यादा काम करता हूं तो मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। तो पार्टनर्स अलग अलग चीज मांग सकते हैं आपसे। एक पार्टनर जो ज्यादा पैसे लगा रहा है वो आपसे इंटरेस्ट मांग सकता है। एक पार्टनर जो ज्यादा काम कर रहा है वो सैलरी मांग सकता है, और फिर प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो कान हम ऐसे पकड़े या कान हम ऐसे घुमा के पकड़े, प्रॉफिट बढ़ना है तो बहुत तरीके हो सकते हैं प्रॉफिट बांटने के। इसलिए प्रॉफिट कई बार उसमें बहुत सारी चीजें, इसलिए हम एक पूरा का पूरा अलग से अकाउंट बनाते हैं, और जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका काम क्या है? प्रॉफिट बांटने का। और ये जो हम बैलेंस शीट के अंदर जोड़ना घटाना कर रहे हैं, प्रॉफिट कैपिटल में जोड़ रहे हैं, ड्रॉइंग्स घट, इसके लिए एक और अकाउंट बनता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम एक और अकाउंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस कैपिटल अकाउंट के अंदर हम क्या करेंगे? जो पार्टनर की कैपिटल है उसके अंदर हम प्रॉफिट जोड़ेंगे, ड्रॉइंग्स घटाएंगे, और फिर जो है हम उसकी बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में उसकी बैलेंस निकालेंगे। तो ये 2 अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये। और ये जो बैलेंस है, फिर जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर हम सिर्फ ये बैलेंस लिखते हैं। बैलेंस शीट में जोड़ते घटाते नहीं है, जोड़ना घटाना इस अकाउंट में कर देंगे, और इस अकाउंट से जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस हम बैलेंस शीट में सीधे लिख देंगे, सीधे लिख देंगे। इस अकाउंट की बात मैं आपसे करूंगा। मैंने यहाँ पे अकाउंट आपको समझाने की कोशिश की है, तो मैं अभी ये अकाउंट आपको नहीं समझाना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा सा पॉज अलग से समझाना चाहता हूँ, 1 सेकंड। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर सबसे पहले हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट अच्छा ये 2 बार लिख दिया मैं, हाँ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। इसका मतलब अगर फाइनल अकाउंट हमें पार्टनरशिप फर्म का बनाना है तो ये 2 अकाउंट हम और बनाते हैं, ट्रेडिंग, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट के अलावा। आपने 11th के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट बनाना सीख लिया, आपने 11th के अंदर बैलेंस शीट बनाना भी सीख लिया। लेकिन चूंकि बैलेंस शीट यहाँ भी बनानी पड़ेगी, तो जो 12th का सिलेबस है वो आपसे ये अपेक्षा करता है, उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि आप 12th के अंदर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखें। अगर आप ट्रेडिंग, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ये बनाना सीखेंगे तो आप किसी पार्टनरशिप फर्म की फाइनल अकाउंट्स या उसका समराइजेशन आप कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप उसका प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। मैं आपको अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का ट्रायल बैलेंस दे दूं और आपसे कहूं कि इस पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट लॉस निकालिए और बैलेंस शीट बनाइए, तो आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको 12th पढ़ने के बाद सब कुछ आ गया आपके पास, आपको सब चीज क्लियर हो गई। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में जो है आप पूछिए मेरे से पहले। कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में यहां तक? नो सर। Pahal, any questions do you have? No. Rhythm, do you have any questions so far? No, sir. ठीक है।